प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक गोवा की ही कुंडली देखी थी। ये कुंडली भी गोवा से ही आई है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कुंडलियाँ एक परिवार से उठ के आई हैं। ये दोनों अलग अलग कुंडलियाँ हैं, अलग अलग व्यक्ति ने भेजे हैं। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है, हम लोगों के साथ जब हम काम करते हैं। जैसे मैं फ़ोन पर अगर कुंडलियाँ देखता हूँ तो अगर एक दिन में 5 कुंडली देख रहा हूँ तो 5 कुंडली उत्तर प्रदेश की आ गई। ऐसा मतलब एक बार ये चक्र चलता है कि राजस्थान की कुंडली खूब आ रही है, गुजरात की कुंडली खूब आ रही है, अभी जो है वो गोवा की कुंडली खूब आ रही है। तो ये कुंडली गोवा से आई है। अब जगह का नाम है बम्बोलिम, BAMBOLIM। तुला लग्न की कुंडली बनती है। पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा बिना समय का नुकसान किए। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग का। पंचांग वो हिस्सा है जन्म कुंडली का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्रह बैठे हैं कुंडली में उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्रह, अब जैसे पंचांग क्यों महत्वपूर्ण है, आपको एक पंचांग का अंग है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। अब अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उत्तरायण है तो जितने भी शुभ ग्रह हैं वो ज़्यादा बलशाली हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है तो जितने भी पापक ग्रह हैं वो ऑटोमेटिक बलवान हो जाएंगे। तो ग्रह को बल कहाँ से मिला? सूर्य के आयन से। चंद्रमा को बल कहाँ मिलता है? अगर किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और रात्रि का जन्म है समय का, तो चंद्रमा वैसे भी बलवान हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष में है और दिन का जन्म है तो चंद्रमा वैसे भी बलवान हो जाएंगे, है ना। किसी व्यक्ति का जन्म दिन के एग्जैक्टली 12 बजे का है तो उसका जिद स्वतः सामने प्रकट हो जाता है ना। वो जिद्दी होगा, हठी होगा, अपने मन की बात करने वाला होता है। तो ये पंचांग इस तरीके से हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को प्रभावित करती है। बहुत गहराई से समझेंगे जब आप कुंडली, तो आपको कुंडली की एक एक पक्षों के बारे में जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे फाल्गुन माह, उत्तरायण, वसंत ऋतु, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि। मतलब चंद्रमा पक्ष के बल से बलवान है और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति अच्छी बुद्धि का है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और वो विश्वसनीय है। उसके पास सत्य है, धर्म है और सात्विकता है। अगर सत्य है तो सत्य और असत्य के बीच के भावों को वो समझ जाता है, और धर्म है तो वो धर्म और अधर्म को समझ रहा है। दार्शनिकता उच्च कोटि की है तो वो किसी भी वस्तु में सकारात्मक भाव देखता है, सात्विक प्रवृत्ति को लेकर के चलने वाला है। आगे बढ़ के अगर बात करेंगे तो यहाँ गुरुवार को जन्म होता है व्यक्ति का। तो गुरुवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो वैसे भी थोड़े अच्छे कद काठी के होते हैं, ज्ञानी, सुधी और परमात्मा में विश्वास रखने वाले, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले भी होते हैं। इतना ही नहीं, अगर इसको और भी गहराई से मैं समझाऊं आपको, तो आश्लेषा नक्षत्र में इनका जन्म होता है और गुरुवार को जन्मे होने से इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव के साथ साथ 3रे भाव के स्वामी हैं। बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में 2य भाव में, मित्र की राशि में। जहाँ बैठे हैं उस भाव का अधिपति 4th स्थान में उच्च का है और केंद्र में शनि मंगल का प्रभाव है। लग्न पे राहु का प्रभाव है। लग्न के अधिपति 6वें भाव में उच्च के बैठे हैं, जहाँ व्यक्ति सरकारी नौकरी में और पिता के कारोबार को आगे ले जाने वाला होता है। वो अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को बहुत ही संतुलन के साथ आगे बढ़ाता है और संतुलित व्यवहार उसके साथ करता है। पर हम जीवन में अगर कुछ भी सोचेंगे, जो हम जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले तो इस बात की आवश्यकता होगी कि हमारा मन हमारे साथ कितना उपस्थित है। अगर हमारा मन हमारे साथ उपस्थित नहीं होगा तो हम बाकी कुछ भी कर नहीं सकते और क्रमशः हम परेशान ही रहेंगे। तो हमें जो इनके पिता ने प्रश्न पूछे हैं हमसे, उसमें सबसे पहले जिस प्रश्न का उत्तर मुझे देना होगा वो ये देना होगा कि इनका मन आखिर असंतुलन में क्यों है। तो उत्तर देते हैं, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा बाई नेचर व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाते हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति का चंद्रमा बहुत ही संतुलित है और शुभग्रह बन रहा है। और जन्म जो होता है वो जन्म होता है रात्रि को 10 बजे, मतलब 22 बजे जन्म है। तो शुक्ल पक्ष के, मैंने अभी पूर्व में बात क्या कही कि अगर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और रात्रि में जन्म है तो वैसे भी चंद्रमा बलवान है। मतलब चंद्रमा को 2 तरीके का बल तो स्वतः मिल गया। एक रात्रि का बल मिल गया, काल का बल जिसको कहते हैं, और एक उसके पक्ष का बल जिसको कहते हैं, तो पक्ष का बल। तो 2 तरीके से चंद्रमा के पास बल की स्थिति बन जाती है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो बड़ा ही सुंदर है, स्वभाव से भी, मन से भी, बुद्धि से भी और चेहरे से भी। चेहरे से सुंदर होना अलग होगा,
पर मैं ज़्यादा समझता हूँ कि महत्वपूर्ण है समझदार होना, बुद्धिमान होना, ज्ञान के तत्व को समझना और लोगों का आदर भाव, ये सब चीज़ें एक अलग मायने रखती हैं और इसका आपके जीवन में इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ मैं 1 मिनट का आपका समय लेकर के आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि कई ऐसे देश हैं जहां पे नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको फिजिकली बहुत सुंदर होना आवश्यक है ना। फिजिकली किम जोंग उम कहाँ के हैं, वो प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है, क्या है मुझे नहीं पता, भगवान जाने। पर वो जिस देश के हैं ना, वहाँ पे शायद ऐसी ही कुछ बात है कि वहाँ पे आपको नौकरी के लिए आपको बहुत सुंदर होना आवश्यक होगा। मतलब महिलाएं वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी शायद बड़ी आसान बात है। और जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे भारत की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, और कम से कम हम इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि हमारी सुंदरता इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि मुझे कौन सी नौकरी मिलनी चाहिए। आप बहुत अच्छे पद पे देखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक सुंदर व्यक्ति बैठा हो। हमारे यहाँ उसके अंदर के गुण देखे जाते हैं। सुंदरता भी अब पहले भी काफ़ी देखा जाता था, आप फिल्म इंडस्ट्री को ही उठा करके देख सकते हैं, वहाँ पे अब सुंदरता उतनी मायने नहीं है, कुछ छोड़ करके बाकी वहाँ पे आपके अंदर के गुण अवगुण कलाओं को देखा जाता है। ये भी एक हद तक और काफ़ी इसमें बातें निकल करके आती हैं। तो मैंने जो बात कही कि सुंदर होना एक आपका वो बोनस कह सकते हैं, जो आपका बोनस है कि जो आपको मिला हुआ है और वो आपको परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ है। आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से या सही तरीके से, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है और आपके संस्कारों पे निर्भर करता है। पर हमारे यहाँ कम से कम हमारी पद्धति, हमारी जो सभ्यता है भारतीय सभ्यता, इसमें कम से कम सुंदरता बुद्धिमानी पे भारी नहीं पड़ती है। बुद्धिमानी और तेजस्विता, ज्ञानी होना, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ये होना भी आपके लिए बहुत, ये होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप थोड़े कम सुंदर दिखने में हैं तो भी कोई उससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। महिलाएं और महिला जो जातक हैं या जातिकाएं हैं, जो हमारे देश की माता बहनें हैं, वो भी सुंदर से ज़्यादा एक अच्छा इंसान किसी व्यक्ति में ढूंढती हैं, या वो अच्छे इंसान को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बजाय कि वो किसी सुंदर व्यक्ति को पसंद करती हो या सुंदर उसे अच्छा लगता हो। वो एक आपका वो पीछे का वो भाव है जो एक बार आदमी देखता है, पर सबसे पहले उसके लिए उसका आचार विचार व्यवहार, उठना बैठना, तरीके तौर तरीके सब देखे जाते हैं। ये हमारे देश की सबसे अच्छी बातों में से एक बात कही जा सकती है, जहां हमारे लिए ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये बात मैंने कही। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं। ये आश्लेषा नक्षत्र जो है वो व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी देता है और सर्वांग पीड़ा रहती है, मतलब शरीर के अंग में कोई ना कोई पीड़ा रहती है। अब आप अंगों की बात करेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्म इंद्रियां, मन, ये सब अगर असुरक्षित हों और प्रदूषित हों तो व्यक्ति परेशान रहता है। शरीर का प्रत्येक अंग तीर्थ है। कानों पे यज्ञोपवीत जब कोई व्यक्ति चढ़ाता है, डालता है, जब आप किसी यज्ञोपवीत वाले व्यक्ति को देखेंगे तो वो कान पे जनेऊ लपेटता है, तो वो कान को तीर्थ मानता है। इतना ही नहीं, अगर आपसे कोई पाप हो जाए, कोई भी आपसे चलते फिरते कुछ पाप कर देते हैं और अगर आप दाहिने कान का स्पर्श कर लेते हैं तो उससे उसका पापक प्रक्षालन हो जाता है, वो प्रायश्चित हो जाता है। इससे भी बड़ी अद्भुत बात है, ये कुंडली पे मैं थोड़ा विषयांतर हो गया हूँ पर बता देता हूँ आप लोगों के ज्ञान के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति कानों में हीरा पहना है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने कान में हीरे पहने हैं और उससे कोई चलते फिरते कोई पाप हो जाए और अगर वो हीरे का स्पर्श करता है तो उसका पाप प्रायश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर, जबकि हीरा सोने से महंगा है पर है तो कोयला ही, था तो वो कोयला ही ना, या है तो कोयला ही, ये रसायन की बात है, मुझे शायद समझ में नहीं है, पर वो है कोयला। जब कोई व्यक्ति अपने कानों में सोने का एक छोटा बिंदी धारण करता है, वो डालता है अपने कानों में, और अगर कोई पाप उससे हो जाता है और वो कानों का स्पर्श करता है और वो स्वर्ण उससे छू लेता है तो उससे उसके पाप का प्रक्षालन हो जाता है। सूर्य के दर्शन से पाप का प्रक्षालन होता है। गौ माता के दर्शन, उनके पास से गुजरने से पाप प्रक्षालित प्रायश्चित हो जाता है। मंदिर के गोपुरों का दर्शन करने से पाप कट जाते हैं। गुरु के दर्शन से पाप कट जाते हैं।
गर्भगृह का दर्शन करने से पाप कट जाते हैं, ग्रंथों के दर्शन से पाप कट जाते हैं, सोने का दर्शन, सोने का छूना, सोने का जल पी लेना, इन सबसे पाप प्रक्षालन हो जाता है, पाप का कट जाना होता है। तो ये सारी चीजें बता दिया मैंने। आश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्मा है उसको सर्वांग थोड़ी बहुत पीड़ा रहती है, मैं इस बात पे बात कर रहा था। ऐसे लोगों को सर्प की पूजा करनी चाहिए, बासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। आप झारखंड में बासुकी नाग जो देवता हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर उनका मंदिर है, वहाँ जाइए, वहाँ दर्शन करिए, वहाँ बच्चे से तुला दान करवाइए। वहाँ इस बच्चे से 2007 का ये जन्म है, इस बच्चे से तुला दान करवाइए, वहाँ दर्शन कराइए और वहाँ इससे पूजा करवाइए। आप किसी अन्य दिन में जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, श्रावणी आदि में तो बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे होती है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अगर ये दूरी नहीं जा सकते, आप गोवा में हैं, ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र आ जाएगा, आप यहाँ पे आ गए, अगर ये हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप कम से कम आश्लेषा नक्षत्र के दिन कुशा का, कुश जो होता है, कुश जो घास होती है, उसके बासुकी नाग बना करके, अभी नाग पंचमी में मैंने ये पूजा सबको बताई थी, तो बासुकी नाग कुशा का बना करके धूप दीप अक्षत गंध पुष्प आदि से पूजा करिए, उनकी पुष्पमाला अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए और ये सारी चीज़ें उनकी पूजा करके ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके और उसी कुशा के जड़ को अपने गले में धारण करिए। ये काम करना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी आपको किसी न किसी तरीके से, आपको ये आश्लेषा नक्षत्र परेशान करता है, ये कंफ्यूज करता है। कोई भी काम आप करने चलेंगे तो आपको उसमें परेशानी होती है। ये नक्षत्र के बारे में मैंने चर्चा करी। अतिगंड योग, तैतलकरण। बात करेंगे ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के बारे में। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में अनुकूलता है, वो कठोर थोड़ा कम है, सत्य बोलने वाला है, वो बैलेंस करता है, धर्म को समझता है, दान पुण्य पूजा पाठ शास्त्र में जानकारी रखना। और राक्षस गण के होने के कारण ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, मजबूती से किसी के ऊपर अध्याय आरोपित करना है, ये सब दुर्गुण भी हैं। मतलब हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। मैं बेसिकली आपकी कुंडली के चंद्रमा पे आपका परिचय करा दूं। अगर आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो लग्न में शनि और चंद्रमा बैठेंगे और यहाँ भयंकर विषदोष लगा हुआ है। 26 अंश के शनि हैं और 21 अंश के चंद्रमा। ये भयंकर विषदोष व्यक्ति को मानसिक रूप से बड़ा ही विक्षिप्त करता है। केंद्र में मंगल भी बैठ जाएंगे, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे, शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। केंद्र में जब शनि मंगल का प्रभाव आ जाएगा, लग्न पे राहु की दृष्टि चली जाएगी, चंद्रमा पहले ही पीड़ित हो गए, गुरु से दृष्ट हो गए, गुरु वृश्चिक राशि में इस कुंडली के रोगेश द्वितीय भाव में बैठ गए और कुंडली के केंद्र में शनि मंगल बैठ गए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे मंगल और केतु और शनि सबका प्रभाव आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि, 10वीं, मंगल की 4थी, केतु की 9वीं। इस भाव के अधिपति उच्च के यहाँ पे बहुत ही खराब हो जाते हैं। मैंने ये बात बताई थी कि कोई भी ग्रह किस भाव में उच्च का है और कैसा परिणाम करेगा, ये उसके भाव पे निर्भर करता है कि वो कहाँ उच्च का हुआ है। ये मंगल जो यहाँ उच्च के हुए हैं, अगर यहाँ उच्च के हो जाते तो बात बिगड़ी ही नहीं रहती और फिर इनका मन, इनके बुद्धि का प्रभाव बड़ा अच्छा होता, फिर इनके काम में कोई रोका टोकी नहीं होती। पर सब काम यहाँ मंगल बिगाड़ रहे हैं। इसी वजह से मैंने बात कही थी कि अगर लग्नेश मंगल बनते हों और चतुर्थ स्थान में लग्नेश बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के मन को विक्षिप्त करने वाले बन जाते हैं। चंद्रमा पे जब एक तरफा सारे पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ता हो तो चंद्रमा मन मस्तिष्क को परेशान करने वाले। मन के देवता कौन है? चंद्रमा है। आत्मा के देवता कौन है? सूर्य है। बुद्धि के देवता कौन है? बुध हैं। ज्ञान के देवता कौन है? गुरु हैं। काम के देवता कौन है? शुक्र हैं। न्याय के देवता कौन है? शनि हैं। भूत के देवता कौन है? राहु हैं। अनुभव के देवता कौन है? केतु हैं। तो ये देवता जो हैं वो किसी एक भाव में बैठ करके बड़े अच्छे हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि हमारे शरीर का एक एक अंग तीर्थ है। तीर्थ, अब जैसे हमारा हाथ तो ये तीर्थ है, इस तीर्थ से हम तीर्थ की सेवा करते हैं। हमारी वाणी तीर्थ है, हम इस तीर्थ से भगवान के तीर्थों का गुणगान करते हैं। तो वैसे ही हमारे अंग सारे तीर्थ हैं, पर मन जो है, जो मन के देवता हैं, मनस्तु हितगु शास्त्रों में चंद्रमा को कहा गया। तो मन के जो हित देखें और मन का जो हित करें, वो चंद्रमा अगर विक्षिप्त परेशान पीड़ित होंगे
तो वो मन का हित नहीं करेंगे। मन का हित नहीं करेंगे तो व्यक्ति को मन के अनुकूल, मन के प्रतिकूल कुछ समझ ही नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारी जो गड़बड़ी है, और दरअसल जब आप कुंडली के भावों को समझेंगे तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो माता के आंचल का होता है। यहाँ आपने एक बड़ी अद्भुत बात देखी है, मैंने कई बार कार्यक्रम में भी कहा है कि जन्म कुंडली का चौथा भाव अगर परेशान है, विक्षिप्त है, पीड़ित है, और वहाँ पे एक अच्छा ग्रह नहीं बैठा है, चंद्रमा और शुक्र के अतिरिक्त बाकी के कोई भी ग्रह वहाँ बैठे हों गुरु के अतिरिक्त, तो भाव कम से कम तो परेशान हो ही जाता है। और जो सुख आपको अपने मातृभूमि में मिलता है, आप चाहे अरबपति बन जाएं, पर जो सुख आपको अपने सतलज नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, यमुना के किनारे है, वो सुख टेम्स के नदी के थेम्स पता नहीं क्या भगवान जाने जो नदी है उसके सुख उसके किनारे नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आप चाहे कितने ही धनवान हो जाएं, अगर यहाँ का भाव कमज़ोर बनेगा तो आपका मन कमज़ोर रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप बेसिकली निद्रा की बात करते हैं, वहाँ प्राणायाम देखा जाता है, वहाँ से आपके जीवन में शांति की स्थापना देखी जाती है ना। वहाँ से आपके निश्चलता को देखा जाता है। वो आपका मन है, बिल्कुल सपाट है या उबड़ खाबड़ है। अगर सपाट है तो गड़बड़ होगा, नहीं है, और अगर उबड़ खाबड़ है तो गड़बड़ करेगा। मतलब यहाँ पे उच्च के मंगल का बैठना जो तुला लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब ग्रह होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए 2 ग्रह सबसे खराब, एक गुरु और दूसरे मंगल। बाकी अच्छे कौन होते हैं? बुध अच्छे होते हैं, सूर्य भी ठीक हैं, उसके साथ चंद्रमा भी ठीक हैं, शनिदेव तो कारक होते हैं, पर देवगुरु बृहस्पति छठवें के साथ तीसरे के अधिपति हैं पापक ग्रहों का, तो इस भाव का स्वामी होना चलो समझ में आता है, पर शुभ ग्रहों का इन भावों का स्वामी होना बहुत अच्छा नहीं होता या समझ में नहीं आता। लग्नेश होकर के छठवें भाव में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वृश्चिक में चले गए, यहाँ मीन में थे, यहाँ वृश्चिक में गए। धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ करके वापस ऋण भाव का स्वामी धन में बैठा, वापस ऋण को देख रहा है। ऋण से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, पर कब? जब एक अच्छी दशा आएगी तब। अभी कौन सी दशा चल रही है? अभी केतु की दशा चल रही है, तो कौन सी दशा अच्छी आएगी? शुक्र की, जहां व्यक्ति का अपने अंदर का ज्ञान जागेगा और अपनी समस्या को वो समझेगा, और जो चीज अभी तक उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त परेशान करती आ रही थी, ये केतु की दशा थी। जैसे शुक्र की दशा 2025 के जून से आ जाएगी, तो चीजें जो मानसिक रूप से परेशान हो या कोई भी काम बिगड़ रहा हो, पढ़ने में मन न लगता हो, जो भी आप समझ सकते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। पर अभी कम से कम 1 वर्ष का इंतजार करना होगा। दरअसल इस कुंडली में मंगल जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये मंगल अगर यहाँ बैठ जाते और यही शनि अगर यहाँ बैठ जाते तो ठीक होता। किसी एक भाव पे अगर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ जाएगी तो भाव विक्षिप्त हो जाएगा। मंगल ने देखा, केतु ने देखा, शनि ने देखा, सारे के सारे ग्रह देख लिए, पर ये अच्छी बात है कि कम से कम इस भाव का स्वामी इसे देख रहा है। इस वजह से ये बात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति आज नहीं तो कल ठीक जरूर हो जाएगा। लेकिन चौथे स्थान में मंगल का बैठना ये व्यक्ति को उस भूमि से दोष पैदा करता है, वास्तु दोष की उत्पत्ति करता है, वास्तु दोष को बढ़ाने वाला होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वास्तु की पूजा करवानी चाहिए, नवग्रह की पूजा करवानी चाहिए, अपने वास्तु देवता की पूजा अपने घर में करवाइए। और इस बच्चे को जो सोने का स्थान मिले वो पश्चिम और उत्तर के कोण पे, वायव्य कोण पे सोने का स्थान मिले। इसका बहुत ज़्यादा समय कम से कम घर के ईशान कोण वाले क्षेत्र, उत्तर और पूर्व वाले क्षेत्र पे बीते। इसके अतिरिक्त इसके सोने का कमरा उत्तर और पश्चिम में रखा जाए, और जो सोने के समय सर हो वो कम से कम पूरब दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ हो। बहुत बातें ये मैंने आपको बता दी हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ मैंने आपसे इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मैं आगे भी लेके आता हूँ। यहाँ सूर्य और बुध का राहु के साथ बैठना थोड़ी बहुत परेशानी जरूर देंगे। इस भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना ये व्यक्ति के जन्म के बाद पिता के प्रोन्नति उन्नति को दिखाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि उसी समय हो, ये आगे भी काम हो सकता है कि व्यक्ति के जन्म, इस बच्चे के जन्म के बाद पिता को फायदा हो, लाभ हो। ये इस बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि पंचमेश का दशम स्थान में बैठना, योग कारक ग्रह का केंद्र में बैठना, और क्रमशः 2 भावों के स्वामी का एक साथ बैठना। ये युति तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामान्यतया अच्छी है। उस भाव में चंद्रमा स्वग्रही है, फिर भी ठीक है, पर जो अंशों के कमजोर या निकट होने के कारण जो एक विष पैदा हो रहा है और वहाँ पे जो तनाव है वो व्यक्ति के करियर को कमजोर कर रहा है। दरअसल पंचमेश कहाँ बैठ गए? शत्रु के साथ, शत्रु की राशि में। दशम भाव के स्वामी के साथ कौन बैठे?
पंचम भाव के स्वामी, मतलब लाभ होगा पर विष के साथ। पहले आरंभ में आपको दिक्कत होगी, तब जा करके, और खास करके जब शनि मंगल राहु केतु की दशा चलेगी, तब इस विष दोष का प्रभाव व्यक्ति को व्यापक रूप से कमजोर करेगा। अगर नवांश कुंडली में बात करते हैं तो यहाँ के जो पंचम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि हैं वो यहाँ केंद्र में आ रहे हैं और स्वग्रही हो रहे हैं, जबकि यहाँ दो परम मित्र के साथ पंचम भाव बहुत बलवान हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि एक वक्त पे आने के बाद इस कुंडली की एनर्जी जागेगी और बहुत अच्छी हो जाएगी, हम इतना विश्वास कह सकते हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली का दाम्पत्य बहुत अच्छा है, न्याय पक्ष बहुत अच्छा है, अपने जीवन के सुखों के साथ व्यक्ति अपना सुख प्राप्त कर लेगा, अपने हिस्से की ज़मीन इसको मिल जाएगी। ज़मीन का अर्थ ज़मीन की बात नहीं कर रहा, अपने हिस्से का भाग्य मिल जाएगा। दशमांसा कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना और चतुर्थ स्थान पे मंगल का प्रभाव और चतुर्थ स्थान में गुरु का बैठना, यहाँ व्यक्ति अपने करियर से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड तो होगा, पर विलंब यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ केंद्र में शनि मंगल बैठे हैं तो आपको साहस बनाना पड़ता है। मिलने के योग बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दशमांसा कुंडली के मंगल और सूर्य का संबंध नवम पंचम का बन रहा है। ये क्रमशः एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा जा करके जन्म कुंडली के 12वें बैठे हैं और 12वें भाव के अधिपति शुक्र 6वें भाव में बैठ करके वापस देख रहे हैं। इस वजह से यहाँ काफ़ी हद तक व्यक्ति के जीवन में जो एक सुकून मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियाँ बननी चाहिए, वो ज़्यादा कई बार बन जाती हैं और सकारात्मक प्रभावों का जो असर देखा जाता है वो थोड़ा कम होता है, सकारात्मक स्थितियाँ कम बनती हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में सफलता थोड़ी देर से मिलेगी। अब मैं आपको वक्त बता देता हूँ। चंद्रमा आश्लेषा में 28वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव देखे जाते हैं। वैसे इस कुंडली में बुध की दशा में भाग्योदय होगा और इस कुंडली में सूर्य का राहु और केतु के संपर्क में जाना बुद्धि, आत्मा और क्रिएटिविटी को संदेह में लेके जाते हैं। हालांकि एक पक्ष यहाँ पे और भी जागृत होगा कि वहाँ सूर्य और बुध के प्रभावों में राहु देव का जो प्रभाव आ रहा है वो काफ़ी हद तक उनके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि पंचम भाव में कभी भी राहु खराब परिणाम नहीं करते हैं, खास करके अगर वो अपने मित्र की राशि में बैठे हों। तो राहु यहाँ मित्र की राशि में बैठे हैं और इस पे सिद्धांत लागू होगा कि जिस राशि में राहु देव बैठे हैं, अगर उस राशि का अधिपति उस कुंडली का योग कारक ग्रह हो और केंद्र में बैठा हो तो राहु अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। केतु की दशा ना मानसिक कष्ट देती है, राहु की दशा शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट देती है। केतु की दशा में व्यक्ति फिर भी अपने आप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है, राहु की दशा में तो उसकी बुद्धि चलती ही नहीं है। ये अंतर है दोनों में। केतु की दशा में आपको मानसिक चिंता ज़्यादा होगी और कम से कम आप कुछ हद तक हैंडल करने के बारे में सोचते हैं, राहु इतना मौका ही नहीं देते हैं। राहु की दशा में अगर जिस नक्षत्र की बात करते हैं तो जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं वो इस कुंडली का रोगेश है, गुरु, और रोग के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं और उस केतु और राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। बुध का प्रभाव केतु पे है, वहाँ पे पापक ग्रह और क्रूर ग्रह के संपर्क में आने के कारण बुध में भी पापक और क्रूर प्रभाव देखने को ज़्यादा मिल जाएंगे। और सूर्य से 6वें घर में चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला बना देंगे। पर इस राहु से केंद्र में गुरु और केतु से केंद्र में गुरु जन्म कुंडली के 6वें भाव के प्रभाव को कमजोर करेंगे। इस वजह से व्यक्ति प्रायः कई बार रुग्णता में चला जाता है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी और जन्म कुंडली में राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी इस कुंडली का रोगेश होकर के मानसिक उत्पीड़न का कारक बन जाता है या मानसिक रूप से व्यक्ति को डिप्रेस कर देता है। मन कंसंट्रेशन पे गड़बड़ होता है, मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, दत्तचित्त होकर के वो लगातार अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है, कोई ना कोई अड़ंगा उसके जीवन में आते ही रहते हैं। ये बड़ी सामान्य बात नहीं है, ये बहुत कठोर बात है। बुध का संपर्क जब राहु से हो जाएगा तो आप बार बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, जबकि उसका दिमाग किसी और जगह भटक रहा है। और जो पंचम भाव की स्थिति बनी है, पंचमेश शत्रु की राशि में, पंचमेश किससे देखे जा रहे हैं? इस कुंडली के पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी शनि योग कारक हैं शत्रु की राशि में और रोग भाव के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो ग्रह जो पंचम भाव का स्वामी है, जो विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, क्रिएटिविटी, पढ़ाई में आगे जाना, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में विचार करता है,
वो ग्रह अब किसके द्वारा देख लिया गया? गुरु के द्वारा। और वो गुरु कौन है? मेहनत करवाएंगे तब आपको आपका परिणाम देंगे। पंचम भाव के प्रभावों में कमजोरी आ गई। पंचम भाव के अधिपति शनि पे किसकी दृष्टि है? रोगेश और तृतीयेश की। अब यहां पे व्यक्ति के संतान में, पेट में, बुद्धि में, विवेक में कहीं ना कहीं रुग्णता, उसमें कंपटीशन, उसमें ऑब्स्टेकल देखने को मिल जाएगा। वापस वो व्यक्ति रीगेन करेगा, पर वहां आपको थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद। और पंचम भाव पे पापक ग्रहों का असर ज्यादा है या क्रूर ग्रहों का असर ज्यादा है? राहु, सूर्य और बुध को परेशान तो नहीं करेंगे, पर कम से कम बुध वहां जो एक अच्छे ग्रह के रूप में परिभाषित करते अपने आप को, नवमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, वहां पे नवम भाव भी पापक प्रभाव में आ रहा है। इसके कारण व्यक्ति के बुद्धि में, ज्ञान में, तल्लीनता में, कंसंट्रेशन में, मंत्र में, माता पिता के प्रेम में, दाम्पत्य में, बच्चों में, इन सभी चीजों में एक दूरी पैदा हो जाती है और वहां पे एक मानसिक श्रम देखने को मिल जाता है। वो जो एक बिल्कुल ही आसानी से जो काम मिल जाना चाहिए था, जो मेहनत करने के बाद तुरंत ही आपको आपका परिणाम मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिलता है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इस वजह से अपने पंचम भाव को बलवान बनाने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम सूर्यार्घ देना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए, मांसाहार बिल्कुल बंद करिए। इस कुंडली के लिए तो मांस विष पी लो, वो कम नुकसान करेगा, मांस इस कुंडली को मार देगा। और मैं ये लिखित गारंटी से दे सकता हूं, कोई मेरी बात काट नहीं सकता है, जहर के समान होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपका मन, चंद्रमा और शनि एक साथ इस भाव को प्रणित कर रहे हैं। यहां पे जो चंद्रमा बैठे हैं वो व्यक्ति को स्वतंत्र रोजगार में लेके जा रहे हैं, अपने कारोबार में। जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ करके और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान को देख करके व्यक्ति को स्वतंत्र अपने कारोबार की तरफ लेके जा रहे हैं। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि बनी है, वो तुला राशि को भोग करके आगे बढ़े हैं। डिग्री 23 अंश की है, वो कुछ दिनों में धनु में चले जाएंगे, तो स्वतंत्र व्यापार का योग यहां भी बन रहा है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा, गुरु की दृष्टि शनि, इस वजह से व्यक्ति न्याय प्रियता अगर रखेगा, अपने काम को, अपने डेली रूटीन को निरंतर रखेगा, तो एक न एक दिन सफल हो जाएगा। राजनीति वगैरह के योग भी इस कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़े से बन रहे हैं, पर देर से, बाद में, या राजनीति का शिकार हो जाना या राजनीति कर लेना। पशुपालन, दूध से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम, कला के क्षेत्र में, नृत्य, संगीत, कला, पढ़ना, आईटी, बैंकिंग और कानून, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियरिंग और मार्केटिंग, और साथ ही साथ इस कुंडली में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम। एक चीज और भी जो अच्छी होगी कि लॉ के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता 100% मिल सकती है, सबसे अच्छा क्षेत्र यही रहेगा। पर काम आपका बढ़ेगा 2025 के जून के बाद। जो मैंने उपाय बताए हैं उसको सबसे पहले करना चाहिए। बाकी आपकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पे उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, मृगशीरा और आश्लेषा काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपको मैं और भी 2-3 चीजें बता दूं। जन्म दिवस जो मनाया जाए वो मनाना है फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को आश्लेषा नक्षत्र में। आपको ये देखना होगा कि फाल्गुन माह कब है, मार्च में होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष में, मतलब फाल्गुन माह जो आरंभ होगा पूरा 30 दिन का, उसमें आरंभ के 15 दिन और अंतिम के 13 दिन छोड़ देने हैं। तो जो चतुर्दशी आएगी वो आपका जन्म दिवस है। उसमें भी थोड़े दिन आगे पीछे आपको आश्लेषा नक्षत्र मिल जाएगा। आप आश्लेषा नक्षत्र में जन्म दिवस मनाएंगे और उस समय इस बच्चे से तुला दान वगैरह करवाएंगे। घृत का दान करवा सकते हैं, ग्रंथों का दान करवा सकते हैं, शहद का दान करवा सकते हैं, चांदी का दान करवा सकते हैं, बर्तनों का दान करवा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चीनी का दान करवा सकते हैं, फलों का दान हो जाए तो ये बहुत उत्तम रहेगा। ये आश्लेषा नक्षत्र में, प्रत्येक माह के आश्लेषा नक्षत्र को इस बच्चे से दान करवाया जाए, फिर ये काम में आगे बढ़ जाएगा। शुभ अंक के आधार पर 8 अंक बहुत अच्छा है। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में पश्चिम और उत्तर की बहुत अच्छी है। दशम स्थान इस कुंडली का प्रणित है। ये सुख भाव का पूरक है, इस वजह से पिता के साथ कभी कभी मतभेद दिख रहे हैं। कारोबार और यश प्राप्त करने में व्यक्ति को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बल के आधार पर अगर मैं बता दूं तो आपको इस कुंडली में शुक्र ठीक है, नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं काफी हद तक आपकी कुंडली में, पर व्यापार सबसे ज्यादा अच्छा है। कपड़े का काम, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक चीजें, कॉस्मेटिक मिठाइयाँ, खाने पीने, दूध से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं।
इस कुंडली में गुरु की दशा में कभी कभी घर में थोड़ा बहुत कलह होगा। गुरु की दशा में धन से संबंधित समस्या भी हो सकती है। वैसे मंगल के लिए आपको अपने घर के मध्य हिस्से में एक घी का दीपक जलाना चाहिए और अपने कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए, वास्तु देवता को प्रणाम करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आवश्यकता हो सके इनको अपना पर्सनल काम स्वयं से करना चाहिए, जैसे घर की सफाई और घर की देखभाल स्वयं से करनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं। आपकी कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख एक से अधिक ज़्यादा है, पर देर से है, पर हो जाएगा। आगे मैं वो बता दूं, 2031 के बाद ये कुंडली और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। 2-3 बातें और बता दूं, इस कुंडली में राहु की दशा पेट से संबंधित बीमारी दे सकती है। चंद्रमा की दशा में मेहनत कम करने का या आलस्य बढ़ सकता है, जबकि चंद्रमा की दशा में थोड़ा इम्यून भी कमज़ोर होता दिख रहा है। ऐसे और भी स्थिति के आधार पे राहु और केतु की दशा में बड़ों से नुकसान हो सकता है, और शनि की दशा में मन विक्षिप्त, परेशान और चिंतित रह सकता है। मंगल की दशा में घर में कलह और आपके कारण लोग प्रायः थोड़े हेडेक में रहेंगे। शनि और मंगल का प्रभाव चतुर्थ स्थान पे है। माता से सुख आपकी कुंडली में ज़्यादा है, माता का पक्ष बढ़िया है, माता का भाव भी ठीक है। इतनी सारी चीज़ें। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप बुध के साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तीर्थ, विवाह, दर्शन, मंदिर आदि का दान पुण्य, ये बुध की दशा के साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह आदि भी। एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो आप शनि और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्णय एजुकेशन से संबंधित हो तो। व्यापार से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप चंद्रमा और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अब देखना होगा कि कौन सी दशा चल रही है। अंतर प्रत्यंतर में भी ये बात कहता हूँ। दिन आपके लिए शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा है। दान इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम है। शिव जी के मंदिर का दर्शन, और इस कुंडली के आधार पे अगर बन पड़े तो आप एक मोती धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करियर का सुख आपकी कुंडली में जिस क्षेत्र में बताया है उस क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। दशाओं के क्रम में अगर बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर बता दूं तो कम से कम आपकी कुंडली में गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा, शुक्र, शनि, बुध की दशाओं में थोड़ा टफ टाइम बीतेगा। राहु, केतु, सूर्य और मंगल की दशा में लोगों का सहयोग मिलेगा, लोग आपको टॉलरेट करेंगे। धीरे धीरे ये दशा आपके ऊपर बीतेगी और मानसिक रूप से आपको कमज़ोर करेगी। थोड़ा मन विक्षिप्त, परेशान सा रहेगा, कंसंट्रेशन में भंग करेंगे ये चीज़ें। और गुरु की दशा में या केतु के बाद जब शुक्र की दशा आएगी तो चीज़ें थोड़े थोड़े एनर्जी के साथ आगे बढ़ने लगती है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।